नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और कल के इस बड़े दिन के बाद 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे और बंगाल जैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद आज जैसा अमूमन होता है उस कल की बड़ी घटनाओं का विश्लेषण आज के प्रोग्राम में मेहमान आपके सामने करेंगे। तो बैटल ऑफ बंगाल बीजेपी ने जीत ली है और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और जीत भी ऐसी जीत, प्रचंड जीत, 200 से ज्यादा सीटों की जीत। 15 साल के बाद ममता बनर्जी की वहां से विदाई हो गई है। 2/3 के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी भाजपा अब कर रही है। तो पहले तो हम करेंगे आगे की बात, यहां से आगे क्या। शुभेंदु अधिकारी कल ममता बनर्जी भी हार गई अपनी सीट और बीजेपी ये कह रही है कि वो सिर्फ बंगाल में सरकार और सीएम बदलने के लिए नहीं आई है, सिर्फ इस लक्ष्य के साथ हम काम नहीं कर रहे थे, बल्कि बंगाल की पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलने की तैयारी में हम हैं। अब सवाल तो सबसे पहला यह कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी ने क्या तैयारी की है, क्या नाम बिल्कुल तय है। अगर मोदी और अमित शाह ने कुछ तूफानी नहीं सोचा तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उनकी सारी भूमिका और प्लेसिंग ऐसी ही की गई इस पूरे इलेक्शन में, ऐसा लगा। 2021 में और 2026 दोनों चुनावों में उन्होंने ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देकर हराया और अपनी काबिलियत साबित की। और इस बार तो आपको याद होगा, उन्होंने पहले केवल नंदीग्राम से नॉमिनेशन किया था। एक रैली में अमित शाह जी ने यह बात कही कि ये तो केवल नंदीग्राम लड़ रहे थे, मैंने इनसे कहा कि जाओ भवानीपुर भी लड़ो, ममता बनर्जी के सामने लड़ो, तुम पिछली बार उनको हरा चुके हो। तब ये भवानीपुर गए। बहरहाल उन्होंने नंदीग्राम भी जीता दोबारा और ममता बनर्जी को भी दोबारा हटाया। अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का एक ताजा बयान मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये बता दिया है कि बंगाल में 9 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आज हो गई है 5 तारीख, तो इस लिहाज से 4 दिन के बाद 9 तारीख को, तो 3 दिन के बाद शपथ ग्रहण होगा। अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर बस सस्पेंस है या नहीं है, वो हम बात करते हैं उसकी बात। लेकिन 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने बता दिया है। शमिक भट्टाचार्य को सुनिए आप। सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये सवा प्रतिशत के भूमि पे सवा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगा। तो जो शमिक भट्टाचार्य ने कहा, ये काम अगर बीजेपी करे या कोशिश करे तो ये सच में बंगाल के लोगों के लिए सेवा होगी, बंगाल के इस पॉलिटिकल कल्चर को बदले। क्यों इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी कुछ बानगी कल की बीजेपी की जीत के बाद भी दिखाई दी है, वो हम उसकी बात करेंगे आगे। लेकिन बंगाल में बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे जो सबसे अहम किरदार रहे और जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, सुनील बंसल, उन्होंने भी ये बताया है कि अब सबकी दिल्ली के लिए रवानगी है, वहीं फैसला होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सवाल जब हुआ तो इस पर वो खामोश रहे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या होगा? सभी को धन्यवाद। अभी आप कुछ मीटिंग सर, कोई दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया है? अभी ऐसा भी तय होगा तो बताएंगे जब भी आप होगा। दिल्ली जा रहे हैं सर? अब दिल्ली हाँ, में हाँ, कुछ हाँ। मीटिंग है क्या? शुभेंदु अधिकारी भी जा रहे हैं सर? तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबकी जबान पर है, लेकिन बस जहां से वो नाम आना है, एक बार उसकी कंफर्मेशन हो जाए तो हम आपको बताएं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास खबर है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन 9 तारीख का दिन जो है वो तय कर लिया गया है। त्रिपाठी जी, इस बड़ी जीत के बाद फिर विश्लेषण अभी आगे करते हैं, कैसे जीते, कहां जीते, कितनी सीटें, मुस्लिम डोमिनेटेड कितनी सीटें, वो पहले आगे की बात कर लें जरा। तो आपको कोई डाउट है कि शुभेंदु सीएम होंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं है। और बंसल जी का ये मैंडेट नहीं है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। सुनील बंसल जी तो बहुत जबरदस्त वाले खांटी संगठन मंत्री हैं, तो उनका ये मैंडेट नहीं ये बताना कि कौन मुख्यमंत्री। उनका जो मैंडेट था वो करके वो लौट रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके लौट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। बाकी तो देखिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है में कौन, लेकिन शुभेंदु ने दोनों बार जो चुनाव हराए हैं ममता को, वो बहुत बड़ी चीज है। और एक तरह से कहें तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से सनातन हिंदू जो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे तो एकदम वो हेमंत शर्मा दिखते हैं और ऐसी जगह पर बहुत जरूरत भी दिखती है। देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर।
देवेंद्र, अभी हमने सुना शमीक भट्टाचार्य को, उन्होंने बताया 9 को शपथ होगी। सुनील बंसल जी ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया कि दिल्ली जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। शायद वो दिल्ली में आ चुके हैं। अब सवाल है शुभेंदु अधिकारी ही या कोई और नाम भी जिस पर विचार हो रहा हो? आज दोपहर ही वो आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जब वो आएंगे तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कुछ तैयारी करनी है, किस रूप में करनी है, कराई जानी है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से आप सौरभ बात करें तो जो पार्टी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है और जो दिख रहा है पार्टी के भीतर, दिखते रहा है इनफैक्ट, तो उससे एकदम से इसमें कोई डाउट नहीं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके पीछे वजह क्या है सौरभ, कि अभी टीएमसी को बीजेपी ने हराया है, लेकिन टीएमसी का स्ट्रक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अब अगली जिम्मेदारी आप देखेंगे एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के सामने ये रहेगा कि जो टीएमसी का पूरा ढांचा है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हो, फिर वही पैटर्न आगे चलता रहे। और उस लिहाज से बीजेपी को एक दमदार और दबंग नेता की जरूरत थी। इनफैक्ट शुभेंदु की एंट्री ही बीजेपी में इसी लिहाज से हुई थी कि ममता बनर्जी के राइट हैंड थे। उनका अपना सपना था कि ममता जब होंगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे अभिषेक बनर्जी का एलिवेशन शुरू हो गया, उसके बाद शुभेंदु को यह बात समझ में आ गई कि टीएमसी में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा नहीं हो सकता। फिर वो बीजेपी में आया और बीजेपी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने बीजेपी को खूब रिटर्न दिया जैसी पार्टी को जरूरत थी। पार्टी को जरूरत थी कि ग्राउंड पे एक ऐसा नेता हो जो कि टीएमसी के स्ट्रक्चर को भली भांति जानता हो, उनको उसी हिसाब से निबट सके, उन्हीं हिसाब से उनको काउंटर कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। शुभेंदु ने बखूबी इस काम को किया और फिर आपने देखा कि उसका जिसका नतीजा रहा कि उनको एलओपी बनाया गया। 2 बार ममता बनर्जी को अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में हराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभेंदु के करिश्मे के चलते ये काम हो गया है, उसमें बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई है। लेकिन चेहरा क्योंकि शुभेंदु है, इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है। दिल्ली के उदाहरण को आप उस रूप में नहीं ले सकते कि अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली जैसी स्थिति बंगाल की नहीं है। बंगाल में सिचुएशन बहुत अलग है। और जैसा कि मैंने सबसे पहली बात जो आपको बताई कि बीजेपी के जहन में अब सबसे बड़ी बात यही है कि टीएमसी को के स्ट्रक्चर को आपको कैसे खत्म करना है और वहां पर एक दमदार और मजबूत नेता चाहिए। और जब दमदार और मजबूत नेता सौरभ बोल रहा हूं तो ये मेरे अपने वर्ड नहीं है, ये बीजेपी के एक बड़े नेता के वर्ड हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा हम चुनेंगे जो कि दमदार हो। और दमदार और मजबूती के पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो लगता नहीं कि शुभेंदु के सामने कोई और रोड़ा होगा। सौरभ जी, देवेंद्र, मतलब लगभग क्लैरिटी है, बाकी इसकी एक बार घोषणा और हो जाए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्यूअर्स के साथ। अब शुभेंदु अधिकारी ने कल ममता बनर्जी को भी हरा दिया। कल वो दिन में 3-4 बार मीडिया से बात करने के लिए आए और जब एक बार वो भवानीपुर की सीट पर पिछड़ गए थे, ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोट से हारी हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि चिंता मत कीजिए, मैं भी जानता हूं कि शुरुआत के कुछ राउंड जो है मैं पीछे रहूंगा, लेकिन 8-9 राउंड के बाद आप जब देखेंगे कि मुस्लिम वोटों की गिनती के बाद जब और इलाकों की ईवीएम खुलेंगी तो फिर मेरे वोट बढ़ेंगे और फिर होते होते आप देखिएगा कि मैं अंतिम राउंड तक आते आते मैं जीत जाऊंगा। ऐसा वो भविष्यवाणी करके गए थे और ठीक उसी तरीके से हुआ भी। अब जब वो सर्टिफिकेट लेकर के आए जीत का फाइनली मीडिया से बात करने के लिए, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत कुछ उनके जहन के बारे में बताता है या उन्होंने क्या सोचा हुआ है आगे उसके बारे में बताता है। ऐसा तो बिल्कुल लग रहा है कि वो कम से कम निश्चिंत हैं कि ये कुर्सी मुझे मिलने वाली है। उनका सारा बर्ताव जो है वो उस गंभीरता के साथ हो रहा है, जो मैसेजिंग वो करना चाहते हैं वो उसके उस नजरिए के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, कल एक बात तो साफ करना नहीं भूल रहे, कल से लगातार, कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं सिर्फ हिंदू वोटों पर जीता हूं। साथ में बौद्ध, जैन, सिख, इनका नाम भी वो लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये मेरे जो मैं जीता हूं ये सारा का सारा वोट हिंदुओं का है, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं किया। अब लेकिन इसके आगे क्या सोचा है उसकी बात हम करेंगे, आप सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी को। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका
मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। करंट टीएमसी खत्म हो जाएगी। जीत तो समीर जी खैर भवानीपुर की भी बहुत बड़ी है, और ममता बनर्जी 2 इलेक्शन लगातार अपनी सीट हारी हैं। इसको भी आप देखिएगा। अब कहने वाले तो कह रहे हैं माहौल तो 2021 से ही बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के आने का, उस वक्त परिस्थितियां अलग रही। ममता बनर्जी लेकिन पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के घर में हारी थी, इस बार वो अपने घर में हारी हैं, और मार्जिन भी कोई 2-4 हजार वाला नहीं, 15,000 के मार्जिन से हारी हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हार है ममता बनर्जी की। ठीक है, टीएमसी चुनाव हार गई और ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो समझ में आता है कि भाई ममता बनर्जी का अपने घर के अंदर प्रभाव बना हुआ है। आप अपने घर में 15,000 के वोट से हार रहे हो, मुझे लगता है ये ममता बनर्जी के राजनीति का सबसे बड़ा पराभव है। और अब इसके आगे ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने जो 81 एमएलए जीत कर आए उनको कैसे वो बचा कर रखेगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली में आपके 28 लोकसभा के सांसद है, क्या वो लोकसभा के सांसद आपके साथ बने रहेंगे? आपके राज्यसभा में 13 सांसद हैं, क्या वो 13 सांसद आपके साथ बने रहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब पार्टी के अंदर एक ऐसा वर्ग होगा लोकसभा सांसदों का, विधायकों का और राज्यसभा सांसदों का, जो ममता बनर्जी के फैसलों से नाराज होगा और वो अब मुझे लगता है पार्टी के अंदर आवाज उठाएगा। क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी में आवाज उठेगी? जो अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव की तैयारी की थी, पूरा चुनाव अपने ऊपर लिया था और ये ममता बनर्जी को सुनिश्चित किया था कि हम इस बार 200 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर इसकी गाज करने की मांग उठेगी? अभिषेक बनर्जी पे ठिकरा फूटा जाएगा? ममता बनर्जी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या ममता बनर्जी किसी और विधायक को विधायक दल का नेता बनकर उसको विपक्ष का नेता बनाएगी, या खुद फिर किसी सीट खाली करने के लिए कहेगी, फिर चुनाव लड़ेगी, वहां जीतेगी और जाएगी? तो वो जाना चाहेंगी कि अपना घर हार गए हो, अब क्या आप किसी और विधायक से कहोगे सीट छोड़ने के लिए, और इसकी क्या गारंटी है उस सीट से आप फिर जीत के जाओगे? क्या आप कोई वायनाड जैसी सीट बंगाल के अंदर ढूंढोगे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल हो और जहां आपकी हारने की संभावना नगण्य हो? तो मिल जाएगी, लेकिन फिर वही आरोप लगेगा कि ऐसी सीट से आपने मुस्लिम सीट से जीते, फिर आप जीत कर आके विधायक दल के नेता बनोगे। अब ममता बनर्जी क्या करेगी? क्या अभिषेक बनर्जी को प्रदेश के अंदर सक्रिय करेगी, विधायक दल का नेता बनाकर खुद दिल्ली आने की कोशिश करेगी? क्या बंगाल के अंदर रुककर अगले 5 साल की तैयारी करेगी? मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती ममता के सामने होगी और ममता ये आने वाले दिनों में तय करेगी विधायक दल की बैठक पर कि भविष्य में ममता बनर्जी को क्या करना है, टीएमसी कैसे बढ़ेगी। बड़ी चुनौती ममता के सामने इस बार है। पहली बात तो ये, क्या ममता बनर्जी ने हार मानी? ममता बनर्जी ने क्या कहा अपनी सीट हारने के बाद, बंगाल हारने के बाद? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो अपनी सीट की, उनकी सीट की बात कर लें, तो वो जब पहले वो गई काफी देर काउंटिंग सेंटर में बैठी रही जाकर के, फिर शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच गए तो वहां से वो उठ करके आ गई। तो उन्होंने कहा मुझे अंदर नहीं जाने दिया, यहां सब धांधली चल रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया मुझे मारा, मुझे सेंट्रल फोर्सेज ने काउंटिंग सेंटर में पीटा, मुझे लात मारी। और मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी सरासर झूठ बोल रही है। मुमकिन है क्या? उस वक्त तक वो मुख्यमंत्री थी, इस्तीफा नहीं दिया था जहां तक मेरी जानकारी, वो तो अपनी सीट की बात वो कर रही थी। चीफ मिनिस्टर को कोई पीटेगा, लात मारेगा एक महिला मुख्यमंत्री को? किसकी हिम्मत है? औकात किसकी है? और ये आरोप लगाते हुए भी ममता बनर्जी हिचकिचाती नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बात है। अरे हार गए, स्वीकार करो हार गए। उनकी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया, मैं आपको बताता हूं अभी। लेकिन ममता बनर्जी को आप सुन लीजिए, ममता बनर्जी कह रही हैं ये चोरी किया है बीजेपी ने, 100 सीट चोरी कर लिया। 100 सीट बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर चोरी कर ली बंगाल की। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. BJP এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Loot. We will bounce back. कॉम्बैटिव होना, जुझारू होना, स्ट्रीट फाइटर का उनको लोग बोलते हैं तमगा दिया हुआ, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन भाई जीत हार, आप तो नेता अगले इलेक्शन में जीत जाना, करो मेहनत। बीजेपी 40 साल के बाद लाई है ना यहाँ, बल्कि जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब से आए तब से समझिए वो तो लड़ी रही है, पिटी रही थी। महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट किया, मैं ममता जी ने बोला इसलिए बता दूं, या तो अपने सारे नेताओं को भी बता देती कि तुमको यही बोलना है कि हम हारे नहीं है, चोरी करके ये लोग जीते हैं।
और वो स्क्रिप्ट गई नहीं थी टाइम पे। तो महुआ मोइत्रा जी ने लिखा था, विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम, इफ बंगाल वांटेड बीजेपी देन बंगाल हैज गॉट बीजेपी। बड़ी अच्छी बात लिख दी। अगर बंगाल के लोगों को भाजपा चाहिए थी तो भाजपा मिल गई, उनको बधाई हो। लोगों की विल का सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात ममता जी आपने लिखी है। लेकिन आगे फिर उन्होंने लिखा, वी फॉट द गुड फाइट अगेंस्ट अनइमेजिनेबल ऑड्स एंड ऑन एन अनइवन पिच। फेयर पिच नहीं थी, हमने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और मैं अपने पार्टी लीडर का पर मुझे फक्र है। और फिर वो कह रही हैं, वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड एंड फाइट फॉर अ सेक्युलर कंट्री वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म इज द लास्ट वर्ड। कि मेजोरिटेरियनिज्म के नाम पर, बहुसंख्यकवाद से हम लोग लड़ते रहेंगे और सेक्युलर लड़ाई जो है वो हमारी जारी रहेगी। लेकिन चलिए इतना तो बोला कि बंगाल के लोगों ने ये चाहा है कि बीजेपी आए, बीजेपी का शासन हमको मिले। सर, एक तरफ ममता जी की बात और दूसरी तरफ उनके साथ समझता हूँ कि कोई भी लीडर चुनाव हारता है जीतता है, जो चुनाव लड़ रहा है उसको मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। महुआ जी ने भी जो बोला वो ठीक बोला, बाकी जो बात बोली वो भी ठीक है मेरे हिसाब से। वो पॉलिटिक्स है। ऐसा बोलेंगे कि भाई ये हुआ, अनइवन फील था, ये सब है। ममता जी और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि किसी ने उनको पीटा है। वो चीफ मिनिस्टर ना हो तो भी अभी किसी की पीटने की हिम्मत नहीं है। वो तो चीफ मिनिस्टर ही थी कल। और CAPF पर या किसी पर, उसका मतलब ये है कि वो कल, आप परसों से सुबह से देख रहे थे कि वो जो जिस तरह से काउंटिंग सेंटर पर स्ट्रॉन्ग रूम में बेचैन थी। लेकिन बेचैन होना ठीक है, इस तरह के आरोप नहीं, उनको आकर बाहर कहना चाहिए था कि भाई आई एम वेरी थैंकफुल। और ऐसा भी नहीं है 81 सीट्स मिलना कोई कम बात नहीं है। लोगों ने उनको दिया है वोट, 40% वोट मिला है। हाँ, 40% वोट मिला है। तो उस मैंडेट का रेस्पेक्ट करना चाहिए और फिर आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि आप इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं और आरोप लगाते, हो सकता है उनके आरोप सही हैं गलत हैं, मतलब इलेक्शन को लेकर, उसके लिए वो अलग लड़ाई लड़े जो लड़नी है। लेकिन पहला रेस्पॉन्स ये, आपने भी लड़ाई छोड़ी नहीं है अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल लीडर के लिए उसको लगता हो कि अनइवन फील्ड है, बेईमानी हुई है, इस सब लड़ाई को लड़ना ही चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हार मान के आप बैठ ही जाओ। हाँ, वो लड़ाई भी लड़नी चाहिए, लेकिन पहला काम ये करना चाहिए कि वो मैंडेट का रेस्पेक्ट करे। ठीक। अब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे सर मुख्यमंत्री? देखो, बीजेपी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां पर विधायक दल की बैठक में पर्ची जो रखी जाती है उसी से चुना जाता है नेता। लेकिन बंगाल को राजस्थान और दिल्ली से मत समझिए, जैसे अभी देवेंद्र जी ने जिक्र किया। सही बात। बंगाल की लड़ाई शुभेंदु ने लड़ी और टीएमसी चुनाव हार गई है, सिस्टम नहीं हारा वहां का टीएमसी का। टीएमसी का सिस्टम वहां पर मौजूद है 15 साल से, वो पूरी जगह है। और उसकी सफाई के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए शुभेंदु जैसे लोग जो सिस्टम को जानते हैं और एक ताकतवर हैं, उनकी ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि भाई पार्टी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह, उन सबको तो ये क्रेडिट देना ही है। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और हम बार बार कह रहे थे कि शुभेंदु ने जो भवानीपुर आकर हेड ऑन लिया ममता बनर्जी से, उससे भी इलेक्शन डिजर्व भी करते हैं, डिजर्व करते हैं वो इस बात को। और दो बार उन्होंने ममता बनर्जी को भी हरा दिया था प्रवेश वर्मा। नहीं, वही देवेंद्र ने बोला ना, जो सर कह रहे हैं कि दिल्ली से मत कंफ्यूज कीजिए। दो बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराना। और अभी जो सिस्टम है वो बहुत, ये आसान काम नहीं है। वहां पर वो पूरा का पूरा सिस्टम बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस का, और उसको वो जानते भी हैं और उनको समझ में आती है। बाकी तो पार्टी तय करती है कि क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम है। क्या है सर, एक लाइन जोड़ देता हूँ, सम्राट चौधरी जैसे नेता, हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के तो है नहीं कि जो झंडा उठाने के लिए पार्टी में आते हैं, कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर, कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो पार्टी बदलते ही इसलिए कि हमें बड़े पद पर जाना है। हेमंता को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी में आए। सम्राट चौधरी भविष्य में बड़ी राजनीति करना चाहते थे, इसलिए बीजेपी में आए। शुभेंदु जानते थे कि अभिषेक कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मुझे दूसरे दल में इसकी संभावना बन सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टी कहेगी कि सम्राट चौधरी को भी छोड़ दीजिए, वो भी मामला अलग था। भाई ये सत्ता के लिए आए और सत्ता लेकर रहेंगे। हेमंता और शुभेंदु, एक तो ये इन्होंने तब पाला बदला जब ये पावर में थे और ऑपोजिशन में आए, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, और दोनों को इंतजार करना पड़ा अपनी बारी का। इनको तो शुभेंदु से भी ज्यादा करना पड़ा, मतलब वहां तो चलो 5 साल वो उनकी सरकार आ गई थी, सर्बानंद सोनोवाल की। इनको तो फाइट करके ही लेना पड़ा। मतलब मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक सेंस में आउटसाइडर्स हैं ये, बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने मतलब कुछ दिया है पार्टी को। नहीं, आउटसाइडर तब कह सकते हो आप जब आउटसाइडर ने लड़ाई उसको नहीं लड़ा। इन्होंने सब कुछ पार्टी को नहीं दिया, लेकिन ये भी कह देना कि इन्होंने सब कुछ पार्टी को दिया, ये नहीं कह रहे आप। दैट इज बिल्कुल फेयर। पार्टी का कैडर है, संगठन है, संघ है, बट इन्होंने ऐड किया। आप अगर बंगाल में बीजेपी की लड़ाई चल रही थी तो इसमें ये कुछ वैल्यू एडिशन करके आए। पार्टी का कैडर, लीडर सब तो वहां पर था ही ना, पहले भी था जी।
नहीं, मतलब ये कहना कि वो केवल उधार के नेता है, वैसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने फाइट किया है और इस लड़ाई को वहां तक पहुंचाया है। ये ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि 100 सीट चोरी कर ली, इस पर भी इनका बयान है, एक बार शुभेंदु अधिकारी का देख लेते हैं। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म, उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, उनके बयान के बीच में खबर दे रहे थे समीर जी की 2 उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। अब तो ये बीजेपी ने ये परंपरा बना ली है। नहीं, आसाम में तो नहीं है ये परंपरा। वहां पे वैसा वहां बात तो भी है। इस बार वहां भी वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। संभावना ये है कि कहा जा रहा है यहाँ कि बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी बना रहे हैं और आसाम में भी संभावना है कि उप मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सारे राज्यों में आपने उप मुख्यमंत्री का ट्रेंड रखा क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से। तो आसाम में जब पहले आसाम नहीं में- दिया तो अब क्या देंगे? मुख्यमंत्री तो वही है। नहीं, लेकिन अब हो सकता है कर दे वहां पर, लेकिन उसकी मुझे बात कर लेता बंगाल हूं में सर, जरूर करेंगे। उसकी बात में कर, लेकिन अभी जो बात कह रहे थे और जो विजय जी ने कहा कि सिस्टम टीएमसी का वो अभी खत्म करना है, और शुभेंदु ने कहा कि उनकी पॉलिटिक्स ओवर हो गई है। कहना आसान होता है, लेकिन बंगाल में वो उतनी गहरी जड़ें हैं टीएमसी की, जो बीजेपी चाहती होगी कि हम उसको अप्रूव करें फाइनली। अब हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकते। एक तो यह है कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है, दूसरा यह कि सिस्टम बरकरार है। तो मुझे लगता है जल्दबाजी ये कहना कि ममता ये कह रहे हैं सर राजनीति खत्म हो गई, हम नहीं कह रहे। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये कहना जल्दबाजी है। 81 सीटें 294 की विधानसभा में बहुत होती हैं, और वोट परसेंटेज में भी ज़्यादा फर्क नहीं है कुल मिलाकर के। लेकिन 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आपने सीएम की बात कही, शुभेंदु अधिकारी नेचुरल और लॉजिकल चॉइस है, इसमें कोई दो राय नहीं। और संकेत की बात करें तो अमित शाह जिस तरह से उनका नॉमिनेशन कराने गए, उसको एक संकेत भी आप मान सकते हैं। नंदीग्राम ममता बनर्जी की गलती हो सकती है, हाँ, उनके घर में जाकर के उनसे लड़ना, हार गई। लेकिन भवानीपुर में जीतना शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा संदेश है। तीसरी बात अभी हो रही थी कि वो बाहरी हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को तो भी प्रूव करना है। उन पर तो बीजेपी ने उम्मीदों के साथ एक दांव लगाया है कि हमारे वोट बैंक में कुछ एड ऑन करेंगे। लेकिन असम में हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने एड ऑन किया, न सिर्फ असम में किया बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया। और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भाई 2011 में बीजेपी की क्या स्थिति थी? 4% वोट था, 0 सीट थी। 16 में 3 सीटें जीते, 10% वोट हो गया। तो कुल मिलाकर के टीएमसी के अंदर से निकल के बगावत करके एक माहौल बनाने में और बीजेपी की ताकत बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। ये बात सही है। और बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, खासकर जो संघ की पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको ये जरूर लगता है कि राजनीतिक या चुनावी जनाधार के विस्तार की प्रक्रिया में या जल्दबाजी में बीजेपी, जो पुराने निष्ठावान लोग हैं वो, और अपनी जो नीतिगत प्रतिबद्धता है उससे कहीं ना कहीं विचलन हो रहा है। ठीक है। तो आप अगर विस्तार करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें कोऑप्ट करनी पड़ेंगी। तो वो जरूरत है, वो आपकी जरूरत भी है। तो दल बदल कहीं भी होता है, दोनों की जरूरत होती है। मैं दल बदल करना चाह रहा हूं, आप नहीं चाह रहे, तो कैसे होगा? तो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट भी है और बेनिफिशियरी भी है। अच्छा, ये जो 100 सीट जीतने वाली बात है, मैं आपको 2 और लीडर्स के बयान में दिखा दूं। राहुल गांधी चुनाव में तो उन्होंने बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोली ममता बनर्जी के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, बीजेपी ने वाकई 100 सीटें लूटी हैं। इस राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया है। असम में हार का ठीकरा भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सर पर फोड़ दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने वोट चोरी की। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी के बयान से मैं सहमत हूं, बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में यही हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। और लिखा है फिर कि चोरी, लिखा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब क्या ही चारा बाकी है। ये लिखा है राहुल गांधी ने। तो क्या राहुल गांधी ने हथियार भी डाल दिए हैं? राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था ये, और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस में कुछ लोग और दूसरे लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, इंडिया की बात है, इंडिया की बात है। अब राहुल गांधी, अब गाली तो आप देके आए खुद चुनाव में, अब कह रहे हैं कि कुछ हमारी पार्टी के लोग भी खुश हो रहे हैं, तो
जब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी हार गई, तो क्यों नहीं खुश होने चाहिए आपकी पार्टी के लोग? बिल्कुल खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए सर। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा है, क्या आप सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का यह घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है, लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसका साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इस निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में उतारा गया। सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और जनमत की खुली लूट कैसे हुई। घोर 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 निंदनीय। सबको एक्चुअली अपनी अपनी चोट याद आ रही है। राहुल गांधी को जहां वो हारे वो याद आ रहा है, अखिलेश यादव जी को यूपी याद आ रहा है, त्रिपाठी जी। लेकिन ये विचित्र था कि हमारी पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, इसको तो मतलब राहुल जी या तो बहुत अद्भुत किस्म के रणनीतिकार हो चले, और यह तो सचमुच उनको लगता है कि आज सोए सुबह उठे तो नई सुबह होती है। और कहा भी जाता है भाई हर सुबह नई होती है। जो व्यक्ति चलते चुनाव में ये कहता हो कि ममता बनर्जी की जो कुशासन की राजनीति रही, उसने भारतीय जनता पार्टी के आने का रास्ता साफ कर दिया। और शब्द कुछ ऐसे थे कि भाजपा तो आ रही है। मतलब एक तरह से पहला जो अगर कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन था तो वो राहुल जी करते हैं, और अब जब भाजपा आ गई तो कह रहे हैं कि चोरी हो गई। तो जिसको कहते हैं ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, या तो आप इतने भोले हैं या इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि अच्छा ठीक है हम ऐसे ऐसे करेंगे और उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं चलती। इसमें होगा क्या कि आप ना अपना भला कर पाएंगे ना तृणमूल का भला कर पाएंगे। आप किसका भला कर रहे हैं? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं उस सूची में दूसरे नंबर पे कोई तरीका हो कि राहुल जी का स्टार प्रचारक में नाम लिखा जाए, तो वो लिखा नहीं पाता है। जो व्यक्ति चुनाव परिणाम के समय भारत में न रहता हो, जिसके किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर भारत में न होने की खबरें आती हैं और कांग्रेस पार्टी उसका खंडन भी नहीं करती हो, वो कहां से राजनीति? उनको राजनीति की कोई समझ नहीं है। वो कुछ लोगों के इशारे पर चलते हैं, कुछ लोग उनको कुछ बता देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि एक वर्ग है जो पत्रकारों का, जिसको मैं मणिशंकर अय्यर के शब्द उधार लूं तो राहुलियन हो गया है। तो राहुलियन वर्ग क्या करता है? वो कहता है कि राहुल जी बहुत मासूम है, निर्दोष हैं, अच्छे से सब काम करते हैं। कांग्रेस का एक कॉकस है जो उनको इन दोनों शब्दों पर भी बात कर लेंगे। ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ये कि कुछ कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं टीएमसी, ये वाला जो पोस्ट है राहुल गांधी जी ने पिन कर दिया है एक्स पर। पिन आप उसको करते हैं जो बात हर वक्त लोगों को याद रहे। ये बात मैंने कही है तो वही याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस के लोग खुश ना हो ममता जी के हारने पर। ये देखें आप।